बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफगानिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वजीर दिफा की जानिब से 150 फौजियों की हलाकत की जिम्मेदारी को कबूल करते हुए इस्तीफा देकर खित्ते में एक नई मिसाल कायम कर दी गई है। इस तरह की मिसालें पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेंगी, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ पैनामा के फैसले से मुतालिक बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पैनामा फैसले के आफ्टर शॉक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जूं जूं आवाम ये फैसला पढ़ती चली जा रही है और इससे अंदाजा होता जा रहा है कि ये फैसला कितना शफाफ है और खासतौर पर शरीफ खानदान के लिए ये फंदा बनता जा रहा है। पैनामा फैसले में किसी भी एक जज ने शरीफ खानदान को शक का फायदा दिया, ना ही क्लीन चिट दी गई। खास तौर पर यह बात की जाएगी कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार के इख्तलाफी नोट के हवाले से, जिन्होंने पाकिस्तानी अदालती तारीख में हुक्मरानों के खिलाफ फैसला देने की रिवायत को कायम किया है। जस्टिस साकिब निसार ने आज पैनामा फैसले पर भी अपनी क्या राय दी है, इसको भी ज़ेर बहस लाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो पैनामा से ही मुताल्लिक बात करेंगे कि पैनामा केस की समाअत के दौरान चेयरमैन नैब ने तहकीकात करने से माजूरी जाहिर की, तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पैनामा फैसले में चौधरी कमर जमान को डॉक्टर फास्टिस के शैतानी किरदार से भी तशबीह दे डाली और जस्टिस अजमत सईद ने यह फैसला भी दिया कि अगर 20 करोड़ अवाम में से सिर्फ एक यही शख्स चेयरमैन नैब लगाने के लिए रह गया है तो पाकिस्तान में करप्शन को ही क्यों ना जायज करार दिया जाए। बिल आखिर तहरीक इंसाफ ने भी चेयरमैन नैब की नाअहली के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अपना रेफरेंस दायर कर दिया है। पीटीआई की जब हम बात करेंगे तो पीटीआई के लिए एक मायूस कुन खबर यह भी है कि इमरान खान भी आखिरकार इसी फॉर्मूले पर चल पड़े हैं कि इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। सिंधी वडेरे लियाकत जतोई के बाद 24 साल में जिन्होंने अपना आखिरी इलेक्शन जीता था, अपने दौर के जालिम गवर्नर गुलाम मुस्तफा खर को भी पीटीआई में शामिल कर लिया गया। भुट्टो की तरह इमरान खान भी वडेरों के आशिक निकले हैं। जिन बड़े घाक सियासतदानों के खिलाफ नौजवान बाहर निकले हैं, इमरान खान उन्हीं घाक सियासतदानों को अवाम पर मुसल्लत करने लगे। क्या पीटीआई हाई मोरल ग्राउंड तेजी से लूज करती जा रही है? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक बात करेंगे। आज पीपल्स पार्टी ने मैदान में अपना जलसा सजाया और आसिफ अली जरदारी इमरान खान पर खूब गरजे बरसे। पैनामा फैसले पर नवाज शरीफ से इस्तीफा तलब करने वाले आसिफ अली जरदारी ने स्टेज पर लंदन फ्लैट स्कैंडल में मुलविस आसमा अरबाब आलमगीर और अरबाब आलमगीर को साथ खड़ा करके अवाम के लिए क्या पैगाम छोड़ा, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आमिर साहब, पैनामा केस के हवाले से हम बात करेंगे। अवाम फैसला पढ़ती जा रही है, आगाही भी आती जा रही है और समझ आती जा रही है कि यह फैसला कितना शफाफ है, लेकिन जस्टिस साकिब निसार साहब की जानिब से इख्तलाफी नोट पर आज जो अपनी राय दी गई है, इस राय को आप किस तनाजुर में देखते हैं? मेरा ख्याल है कि उन्होंने बेसिकली चीफ जस्टिस ने समझाने की कोशिश की है कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नहीं हुआ कि डिसेंटिंग नोट आया है, मगर चूँकि ये जो केस है इसकी नौइयत पाकिस्तान की तारीख में एक यूनिक है कि इस तरीके से जैसे कि अब टेलीविज़न आ गया है और सोशल मीडिया आया गया है। माजी में जो फॉर एग्ज़ाम्पल बड़े बड़े फैसले हुए थे, बड़ा मशहूर ज़माना जो है ना, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के अंदर जस्टिस कॉर्नेलियस ने एक डिसेंटिंग नोट लिखा हुआ था, वो किसी को याद भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है। अभी क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, टेलीविज़न आ रहा है, तो हर आदमी वो जजमेंट के अंदर भी इंटरेस्टेड है, वो डिसेंटिंग का, वरना ये कभी फैसले इस तरह डिस्कस ही नहीं होते। इसलिए जो है ना ये डिसेंटिंग नोट भी पढ़ा जा रहा है, फैसला भी पढ़ा जा रहा है। तो एक कानूनी राय अपनी है, अवाम एक अपनी राय बना रहे हैं और उस अवामी राय से आप मैं कोई नहीं लड़ सकता। किसी के समझाने से वो कहे कि नहीं नहीं, वो अपना एक इंसाफ कर रहे हैं, जो वो अवामी इंसाफ है, उसमें हम नहीं जाना चाहते क्योंकि हमने कानून के दायरे में रहना है। इसलिए कानूनी दायरे में भी एक बहस चल रही है कि जनाब ये जेआईटी और ये जो बेंच नया बनेगा ये ताकतवर है। एक तरफ एक तबका कह रहा है कि जी कितने किसके इख्तियार आते हैं, एक दूसरी तरफ तबका है जो कि अंदेशे हैं, डर हैं उनको कि जनाब इस दफ़ा फिर जो पाकिस्तान की तारीख में होता रहता है कि हमेशा सिस्टम रिग हो जाता है, तो वो भी ग्रुप है तबका जो कह रहा है कि ये भी रिग कर लिया जाएगा। दोनों चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। ऑन लाइटर वेन क्लास साहब के दोस्त हैं तबस्सुम भट्ट साहब, उन्होंने कहा जी आखिर में तो फिर मिठाई जीत गई ना, दोनों खा रहे हैं। वो मैं सुनाऊं उनका जो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जो उन तबस्सुम भट्ट साहब ने न्यूयॉर्क से भेजे ना, जो फेम है कि होना कुछ भी नहीं, मैं आखिर पे उनका जो है ना रिकॉर्डेड उनका जो ऑडियो वो सुनाऊंगा। मिठाई तो दोनों खा रहे हैं, मगर सबसे अब इम्पोर्टेंट बात यह है
कि ये जो स्पेशल बेंच बनना है इसकी हैयत क्या होगी, ये क्रूशल, क्योंकि उस बेंच पे मुनसर है कि वो इस JIT को कैसे चलाते हैं और कैसे इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं। सो ये बड़ा डिपेंड करता है उस बेंच में कौन होता है। अब बेंच में सबसे इंपॉर्टेंट तो देखना ये है कि चीफ जस्टिस साहब अपने आप को डालते हैं कि नहीं डालते, साकिब निसार साहब। उसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो 3 जज जिनका मेजॉरिटी डिसीजन है वो भी शामिल हो सकते हैं। डिसेंट वाले का इम्कान कम है क्योंकि वो अपना फैसला इसकी मुखालफत में दे बैठे हुए हैं, तो वो भी हैं। अगर वो नहीं आते, नए जज आएंगे, तो वो क्या सीनियरिटी वाइज आएंगे? अगर सीनियरिटी वाइज आए तो जस्टिस फायज ईसा साहब जो है ना वो नेक्स्ट सीनियरिटी में वो आते हैं या कौन आते हैं। सो उन जजेस पे बड़ा डिपेंड करता है। तो पहले तो सब टिकटकी लगी हुई है इस तरफ के ये जजेस कौन आते हैं, पहली बात। दूसरी, ये दोनों तरफ की हम बात कर देते हैं कि ये JIT जो है ना और ये जो बेंच है, ये अब हम किसी को नहीं होना चाहिए कि ये पाकिस्तान में ये पुरानी JIT से इसके साथ कोई कंपैरिजन ना करे। इससे ज्यादा ताकतवर कोई इदारा या एक ग्रुप या एक कमीशन आज तक नहीं बना, क्योंकि ये ऑर्डिनरी नहीं है। इसके अंदर जो है ना, पहली बात थोड़ी सी कानूनी है, मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि इसको इख्तियार दिए गए हैं। पहली बात 184.3 184.3 जो आप बच्चे को याद हो गया 184, इसका ये मतलब है कि ये जो बेंच होगा और उसके अंदर जो फैसले के अंदर भी लिखा हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। और चूंकि 184.3 के ये आगे ये रिव्यू के लिए जा सकते हैं, मगर इसकी अपील नहीं है। ये नहीं है कि यहां से फैसले होकर दोबारा ट्रायल होगा फिर वापस चला जाएगा, वो एक ट्रक की बत्ती नहीं है। ये फैसला कर सकते हैं इख्तियार कि जनाब ये डिस्क्वालीफाई खुद कर सकते हैं और उसकी अपील नहीं है, ये इख्तियार है। दूसरा 187.2 इसमें अंदर डाला हुआ है। 187.2 ये है कि इसकी जुरिस्डिक्शंस का दायरा इख्तियार क्या है। जहां जहां सुप्रीम कोर्ट और लॉ का हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन दायरा इख्तियार है, इनका पूरा दायरा इख्तियार है। और इनका बाहर के मुल्कों में भी जहां जहां पाकिस्तानी है, कोई भी पाकिस्तानी, यानी कि हुसैन नवाज और हसन नवाज अगर कोई सऊदी शहरी है या कोई ब्रिटिश शहरी है और पाकिस्तान की बाहर की एम्बसीज, वो भी इसके दायरा इख्तियार में है। सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी जहां जहां पाकिस्तानी नेशनल हैं, ये दायरा इख्तियार में आ जाते हैं। 187.2 इसके दायरा इख्तियार को करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है 190 ये है कि तमाम सिविलियन इदारों को और फौजी इदारों को, याद रहे फौजी इदारे भी, उनको कोर्ट की, अदालत की उस पे डिस्पोजल पे वो हैं, वो टोटली उनके उसके बैक एंड कॉल पे हैं कि अदालत जैसे जैसे करेगी वैसे वैसे करेंगे। यानी कि प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा इख्तियार इनके पास है। प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जांपल जो ऑटोनमस बॉडीज हैं, उनके हेड को नहीं बुला सकते प्राइम मिनिस्टर के, एक कैबिनेट और एग्जीक्यूटिव के रूल है। ये कैबिनेट और एग्जीक्यूटिव से ऊपर है कि ये इनको जो मर्जी रिसोर्सेज मांगना चाहें। कल को इसके लिए बाहर जाना है, किसी को पैसे चाहिए, फाइनेंस सेक्रेटरी शाम तक, सुप्रीम कोर्ट, ये सिर्फ 4-5 मेंबर्स नहीं आने, 4 मेंबर्स आगे 40-50 लोग आगे भी रखना चाहते हैं, वो भी ये बुला सकते हैं। सो इनका इतना एक तो वसी इख्तियार है कि वो इसके ऊपर नहीं है। दूसरा, इसके अंदर जो है, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए मेरा ख्याल जो लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं नून लीग के, उनके लिए थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया ये है कि इसके अंदर एक TORs बन गए हुए हैं। अदालत ने काफ़ी सारे सवाल खुद फैसले के अंदर दे दिए हैं कि जनाब ये मनी ट्रेल नहीं दी, ये कंपनियां कैसे बनी, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो एक किस्म का पार्शल फैसला तो आ चुका हुआ है। सो इस JIT ने उसके इर्द गिर्द रहना है और इसके ऊपर सुपरवाइज कर रहे होगा बेंच। 15 दिन बाद उनके पास जा रहे हैं सारे। सो ये वो नहीं है कि उन्होंने अगर ना लोगों के ये अंदेशे जो वसवसे हैं कि जनाब 60 दिन तक तो कुछ भी नहीं होगा, वो कहेंगे रिपीट दें, ये नहीं। अगर बेसिकली उन्होंने ये कहा है अदालत ने कि जनाब हम वहां पे तो जवाब, अदालत में क्या होता था, वो कहते थे हमें जवाब दें, वो कहते थे कि जनाब उनको पता था कि 84.3 के तहत जो है ना डिस्प्यूटेड रखेंगे तो हम बच जाएंगे, ये थी। वहां जवाब नहीं देते थे, यहाँ जवाब देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो ये सवाल जो है यही फिर फैसला है। सही, जो टर्म्स अपनी तसल्ली के लिए जो ना इनको जवाब देने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा। उसके अंदर जो है ये सिर्फ ये नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इसके अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर के सारे बच्चे आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर की पूरी फैमिली। अभी आमिर साहब छोटी सी मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पे गुफ्तगू यहीं से आगे लेकर जाएंगे और जिस तरह से कानूनी तकाज़ों को पूरा करना जरूरी है। लेकिन जो इख्तलाफी नोट के ऊपर जस्टिस साकिब निसार साहब की राय आई है और इसके साथ साथ जिन इदारों को JIT में शामिल किया जाएगा, उनके हवाले से एक बड़े तबके के जहनों में खदशात भी है। वो खदशात किस तरह तक दुरुस्त है, इस पर बात करेंगे ब्रेक बाद हमारे साथ।
बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पानीमा फैसले से मुतालिक बात करें। आमिर साहब, आप शरीफ फैमिली की बात जी, मैं ये कह रहा था कि जो लोग ये नून लीग वाले जो मिठाइयाँ खा रहे हैं, मैं सिर्फ उनको तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ कि जनाब इसके अंदर तो सिर्फ ये हिसाब देना, रसीदें मांग रहे हैं, वो हिसाब देना पड़ रहा है। ये 4 फ्लैट्स का उसके अंदर अदालत ने अपने ऑर्डर के अंदर ये कहा हुआ है कि इसके अलावा भी इनसे पूछा जाए कि और भी जो जायदादें हैं वो भी हसन नवाज फॉर एग्जाम्पल हुसैन नवाज के साथ से हमें नहीं पता, वो बिल्कुल डिक्लेयर्ड नहीं है क्योंकि वो उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ा, उनके भी बताए जाएंगे। अदालत ने ऑर्डर में लिखा हुआ है कि फ्लैगशिप, वो जो फ्लैगशिप कंपनी है उनकी, फिर हिल मेटल कंपनी है, वो भी बताए जाएंगे। तो ये 4 फ्लैट का हिसाब नहीं दिया जा रहा है और मजीद अगर असासे जब आ जाएंगे तो वो हिसाब भी देना पड़ेगा। फिर इसके अंदर हुदैबिया खुल गया है। इस ऑर्डर के अंदर ये उन्होंने, अदालत ने ये कहा है कि जनाब जो भी FIA और नैब के पास जो भी मटीरियल है वो भी इसका हिस्सा बने। नैब के पास वो रेफरेंस है और ये वर्चुअली, और FIA की रिपोर्ट के अंदर वो हुदैबिया है। हुदैबिया का आम आदमी को समझा दें, खुलने का ये मतलब है कि डार साहब का इतराफी बयान जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है और पूरे पैसे लेके वो जो इधर से बाहर से यहाँ वहाँ गए हुए हैं, जालसाजी हुई है, वो सारा खुलेगा। उसमें शहबाज शरीफ साहब भी बुलाए जाएंगे और खानदान की वो बूढ़ी औरतें और मर्द बेचारे 49 गरीब लोग, मामे चाचे ताइयां जो है ना, जिनके नाम पे वो अकाउंट्स में पैसा बुलाया गया, वो बेचारे भी फंसेंगे इसके अंदर, उनको भी बुलाया जाएगा। तो ये इखलाकी पहलू भी उसका बड़ा आ जाता है। दूसरा मैं समझता हूँ कि कतरी लेटर इनको यहाँ पे क्योंकि ना जवाब देना पड़ेगा, तो कतरी लेटर इनको बहुत फंसाता है क्योंकि जो पहले जान देखे उससे दूर नहीं आप जा सकते। ये तो नहीं कह सकते कि आप भूल जाएं कतरी लेटर, तो अदालत की तौहीन हो जाएगी कि वहां आपने क्यों झूठ बोला। तो उसके इर्द गिर्द रहना, उसको ऑन करते हैं तो फंसते हैं, नहीं फंसते तो फंसते हैं। तो ये मुख्तसरन ये कोई आसान वो हल नहीं है। सही है, बिल्कुल आसान हल नहीं है। एक तो क्लासेस साहब आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से आमिर साहब से पूछा मैंने, जस्टिस साकिब निसार साहब ने जो इख्तलाफी नोट पे आज अपनी राय दी है पानीमा फैसले के हवाले से, उसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? और दूसरा, हालिया बरसों में ये पहले JIT कहा जा रहा है कि जिसमें IB को शामिल नहीं किया गया, इसके क्या वजह है? हालांकि उससे बड़े ऑपरेशन का क्रेडिट दिया जाता है। ये बड़ा मेरे ख्याल अहम सवाल आपने उठाए हैं कि इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो को शामिल नहीं किया गया। हालांकि अगर देखा जाए तो ISI भी उसके वजीर आजम पाकिस्तान के नीचे, अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो उसके नीचे है, तो ये तो जजेस साहबान को ही मेरा ख्याल है ये पता होगा कि उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो जो सिविलियन एजेंसी है उस पर उन्होंने अदम एतमाद क्यों किया है, उसका बंदा इसमें नहीं रखा गया। एक चीज़। दूसरी जो आपने बात की है ना कि उनकी चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की, ये मेरा ख्याल है कि ये बड़ा केस था। आमिर साहब कह रहे थे ना कि उनका भी ये कहना था कि इस तरह के जो नोट्स होते हैं ना, ये अगर मुख्तलिफ या डिसेंडिंग आते रहते हैं, ये आम केस नहीं था। ये अल्लाह दिता वर्सेस स्टेट नहीं था, अल्लाह दिता वर्सेस नैब नहीं था। ये वजीर आजम पाकिस्तान वर्सेस नैब था या वर्सेस पीपल ऑफ पाकिस्तान, मैं कहूँगा कि उनका केस था। और आज मैं नेशन में बड़ा खूबसूरत आज एडिटोरियल लिखा है नेशन में, वहाँ पे खालिद हुसैन का आई मस से उनका कार्टून भी बड़ा खूबसूरत था। उन्होंने कहा, जनाब सवाल उठाया नेशन ने आज अपने एडिटोरियल में, वहां से शुरू करते हैं कि अगर यही केस इसी बेंच के सामने अगर वहां पे अल्लाह दिता वर्सेस स्टेट होता तो फैसला यही आना था, यही आप JIT बनाते, यही आप इनको 2 महीने देते। ये मैं नहीं ये गुस्ताखी कर सकता, ये नेशन का एक बड़ा बोल्ड क्वेश्चन है। तो उससे ये अंदाजा होता है कि थोड़े से जो बात आमिर साहब ज्यादा उसमें जा रहे हैं, होपफुल हैं, फेयर इनफ। मेरा कहता हूँ थोड़ा सा मैं घोड़े की जो लगाम है ना, जरा थोड़ी सी हाथ में रखनी चाहिए। अंदेशे हैं, अंदेशों पे आता हूं मैं थोड़ा सा। आपने एक और साइड ऑफ द स्टोरी दिखाई है, एक और साइड ऑफ द स्टोरी भी है कि अगर आप जस्टिस आसिफ सईद खोसे के डिसेंडिंग नोट की इंपॉर्टेंस कम कर रहे हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है फिर बात तो वही चली जाएगी जो मेरे दोस्त ये तबस्सुम भट्ट साहब का भी मैं सुनाऊंगा, होना फिर कुछ भी नहीं। ये कोई मामूली बात है कि जो फ्यूचर का चीफ जस्टिस है, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, उसका पढ़ें तो सही है सारे का सारा। मतलब ये अगर नो डिसरिस्पेक्ट, हम सबकी बड़ी इज्जत करते हैं, सब ने हमें अपना अपना इसका खून लगाया है, अपनी की है। जितनी मेहनत यहाँ जस्टिस आसिफ सईद खोसे ने ये जजमेंट लिखने पे लगाई, हम पढ़ते रहते हैं जजमेंट्स माजे, ये नहीं है कि कोई मतलब आते रहते हैं। वो डिसेंडिंग नोट, हर भी डिसेंडिंग नोट खबर नहीं बनाता। ये बहुत बड़ा केस था कि 2 जजेस ने, और यहाँ लिखा है खोसा साहब ने बड़ा अपनी उसमें जजमेंट में, उन्होंने जब उनको नोट जो है, उन्होंने कहा जनाब ये देखें कि ये किस फैमिली का ट्रायल हो रहा है। इस फैमिली के खिलाफ जब भी केस हुआ उन्होंने रहमान मलिक से शुरू किया कि जनाब के 1994 में रहमान मलिक साहब को शौक चढ़ा
कि इंज इनका ट्रायल फरमाते हैं, इनका केस फरमाते हैं, और उसके बारे में बड़ा अच्छा लिखा। इन्होंने खोसा साहब के मसूफ जो हैं, जो इंटीरियर मिनिस्टर बने, इन्होंने साथ ही सबका इन्होंने मलिया मेट कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये होती है पॉलिटिक्स, कि जब आप वहां पे थे आपने इनके खिलाफ ये केसेस बनाए, फाइलें बनाई, जो ही पावर में है जरदारी साहब के साथ मिलकर मलिया मेट उस एफआईए की रिपोर्ट कॉपी किया, वो केस हुआ इनके खिलाफ। इसके बाद उन्होंने हवाला दिया कि इनके खिलाफ नैब ने केसेस किए, जनरल अमजद साहब जब ये नैब के ब्यूरो थे, इन्होंने वो केसेस खत्म करवाए। इसके बाद इनको याद होगा जनरल मुशर्रफ दौर में हाईजैकिंग का केस हुआ, उसमें उम्र कैद हुई, और खोसा साहब अपने इसमें लिखते हैं, नोट में लिखते हैं कि जनाब के हमारी ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2009 में इनको वहां से बरी किया, 2000 की सजा दी हुई, 2009 में उनको आके क्लीन चिट दे रही है। ये खोसा साहब लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, मेरी कहां पे इतनी जुर्रत है कि मैं गुस्ताखी करूं। उन्होंने तफसील से बताया कि किस किस केस में नवाज शरीफ साहब को हमारी अदालतें जो हैं रिलीफ देती रही हैं, इनको बेल आउट करती रही हैं, वो नैब हो, एफआईए हो, वो जनरल मुशर्रफ हो, वो जरदारी हो, बेनजीर भुट्टो का दौर हो। ये उसमें लिखा हुआ है कि तमाम के तमाम आपकी अदालतें, आपके इंस्टीट्यूशन जो हैं, वो नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करते रहे। और यही बात जो उन्होंने लिखी है, मतलब दिल रख दिया उन्होंने अपना इस पे। खोसा साहब की जजमेंट जो है ये तारीख में आने वाले पेजेस में ये महफूज रहेगी। और मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं, अगेन माजरत के साथ, तारीख में कॉर्नेलियस को, दुराब पटेल को, ये डिसेंटिंग नोट्स वालों को याद रखा हुआ है, उन जजेस को नहीं याद रखा। सफदर शाह को आज किसने याद रखा, जिसने भुट्टो साहब के केस में सजाए मौत के खिलाफ जिन्होंने फैसला दिया, वो मिनाल्टी जजेस थे। ये जिन जजेस ने मिनाल्टी जजेस थे जिन्होंने भुट्टो साहब की फांसी के खिलाफ लिखा था, नोट ही था ना। आज सफदर शाह को सारे जानते हैं कि उसने नोट लिखा, और सफदर शाह को भागना पड़ गया था, वहां पे लंदन जाना पड़ गया था उनको एग्जाइल में। आज दुराब पटेल की इज्जत किसने की जाती है? तो ये वो लोग हैं, मैं समझता हूं खोसा साहब के और जस्टिस गुलजार की आने वाले वक्तों में इनके डिसेंडिंग नोट्स की वजह से इनकी रिस्पेक्ट की जाएगी कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज ऑन ट्रायल। ये कोई आम आदमी जैसे नेशन ने कहा अल्लाह दिता ट्रायल पे नहीं था कि जिसको कम नहीं हो सकती, आपको आके याद नहीं रहता, आपको भूल नहीं जाता। सो अभी ब्रेक पे चलेंगे। मैं सिर्फ करेक्शन कर दूं वो कि हम ये कह रहे हैं कि बाकियों ने भी जो है एक स्टेप आगे नहीं गए, मगर उन्होंने सिर्फ ये कहा कि तफ्तीश और करवा ले, उन्होंने भी उनके फेवर में प्राइम मिनिस्टर के नहीं दिया। इसलिए खोसा साहब का जो नोट है ये तारीख में महफूज रहेगा। एंड वी मस्ट बी प्राउड ऑफ जज लाइक ये खोसा, कि जिन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेके इतनी बड़ी अपने आप को, ही हैज पुट हिमसेल्फ ऑन बिग ट्रायल। पाकिस्तान में आपको पता कितनी साजिशें नहीं होती, ये मामूली फैसला था, ये मामूली नोट था जो उन्होंने लिखा। ये पढ़ने से ताल्लुक रखते बहुत सारी चीजें हैं, आने वाले दिनों में इस फैसले की कई अभी मजीद चीजें जो है वो सामने आएंगी। बिल्कुल ठीक है, अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से शुरू करेंगे और एक अहम खत भी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमाम बैरून मुल्क में सिफारतकारों को लिखा गया है कि किस तरह से दुनिया भर में आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ और उनके खानदान का पैनामा स्कैंडल के ऊपर दिफा करना है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। एक अहम खत और उसके अहम पॉइंट्स आपके साथ तो हम जरूर शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले आमिर साहब चेयरमैन नैब के हवाले से बात करेंगे। बारहा हम अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, चेयरमैन नैब के अगेंस्ट अगर जाना है पीटीआई को तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करना होगा। बिलाखिर कर दिया उन्होंने, आज बिल्कुल कर दिया। मैं उनकी शान में कसीदे तो पढ़ता हूँ अभी जरा कमरुज़्ज़मान चौधरी के। अच्छा, मेरी ये उम्मीद ज़रूर है कि अदालत इसको जल्दी टेकअप कर लेगी, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कई दफ़ा 6-6 महीने साल पड़ा हुआ है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि अदालत ने अपने फैसले के अंदर जितना इनका जिक्र किया हुआ है, ये जीआईटी की इन्वेस्टिगेशन उससे डायरेक्टली ताल्लुक है, क्योंकि नैब की उसके अंदर इनपुट चाहिए। जब तक खुद बैठे हुए हैं, अदालत खुद कह चुकी है कि इनके होते हुए उम्मीद नहीं है कि फेयर किस्म की इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकते हैं। तो इनका फैसला फौरन कर लें कम से कम। अगर इनको वो नहीं भी तो इनको रोक दिया जाए। अदालत अपने इसमें खुद जिक्र कर चुकी है कि इनको काम करने से कम रोक दिया जाए, इसका फौरी इंसाफ होना बड़ा ज़रूरी है। बाकी जो है वो इनके कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब के मुतालिक जो है एक जज साहब ने खुद कहा था, पता नहीं मेरा फाइजा साहब थे शायद, जस्टिस साहब, उन्होंने कहा था कि आपको ये शर्म आती नहीं है या शर्म महसूस नहीं करते, जो है दोनों चीजें भी हो सकती हैं। आपको लग रहा है कि इसके बाद भी किसी की पूरे जजमेंट के अंदर, जो कि पाकिस्तान की मेरा सबसे बड़ी जजमेंट कहलाएगी, जो है इतनी बेइज्जती किसी की नहीं की है। हम पहले भी कहते रहते थे कि यार ये रिजाइन नहीं करते क्या, आफ्टरऑल वो जो है एक सब नहीं, आपने हमने सबने कब्र में ही जाना है ना, तो कोई इज्जत भी कोई चीज़ होती है। वो रिजाइन उन्होंने नहीं करना, उन्होंने टोटल, मैं अब ये लफ्ज़ यूज़ नहीं करता, सख्त लफ्ज़ है,
मगर इतना डिसऑनरेबली जाने का तैयार किया हुआ है कि उसी तरह ये जाएंगे छोड़ भी कि नहीं अदालत ने ये जिस तरह जस्टिस अजमत ने कहा है, उनका जनाब ये 20 करोड़ के मुल्क के अंदर आपको अगर यही मिला था तो फिर इसको लीगलाइज कर दें करप्शन को पाकिस्तान में कर दें। खोसा साहब ने कहा है, जो ये काज साहब का बड़ा फेवरेट है, कि डॉक्टर फॉस्टर्स के उसके मुताबिक ये शैतान से इन्होंने जो है ना डील कर ली है। फिर उन्होंने कहा जी मैं इसलिए नहीं इनको निकाल रहा, इनके खिलाफ इसके एक्शन खुद नहीं उन्होंने इसलिए प्रपोज किया कि क्योंकि पहली बात है कि ये रिटायर होने वाले हैं, दूसरे उन्होंने कहा जी अच्छा नहीं लगता कि हम सुप्रीम कोर्ट जो है ना मातहत अदालतों के मुतालिक फैसले करें। तीसरा ये है कि मैं 2 बेंच के मेंबर जो हैं जुडिशियल काउंसिल के भी मेंबर हैं, तो मैं अच्छा नहीं लगता कि यहाँ से खुद ही भेजूं और वहां से इनके खिलाफ वो करूं। तो टेक्निकल रीजन से ये बचे हैं, वरना इस अदालत में सारे तकरीबन जजेस ने इनके मुतालिक गुजारिशात ऐसी की हैं कि उसके बाद किसी के अंदर वो जज साहब के अल्फाज में इतनी सी भी शर्म हो तो वो रिजाइन कर दे। और लास्ट ये कह दूं कि ये जजेस बेंच से एक चीज क्लियर है कि नवाज शरीफ साहब को मरवाने में ये इनका वो डिसीजन था कि जिस दिन हमने इस प्रोग्राम में कहा था कि जिस दिन इन्होंने खड़े होके कहा कि जनाब मैं आपके इस पे अपील में नहीं जा सकता, तो उस दिन जो है ना अदालत के लिए कोई चांस नहीं रह गया था कि ये जो हुआ है यही करें। और उनके पीछे मेरी इत्तला है कि डार साहब थे जो कि जिनको डर पड़ा हुआ था कि जनाब ये ना करें। मेरा ये ख्याल है उस फैसले ने मियां नवाज शरीफ को और बाकी वकीलों का केस को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, चेयरमैन नैब की शान में क्लास साहब आप भी कुछ कसीदे तो यकीनन पढ़ेंगे, इसके साथ साथ एक अहम खत भी आपके पास है, हम चाह रहे हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर करें। मैं कसीदे हमें पढ़ने की आज जरूरत नहीं है, ये पूरा ये पलंदा पढ़ लें। जितनी मुजम्मत ये मुजम्मत के अल्फाज में जानबूझ के कह रहा हूँ, चेयरमैन साहब के इतराज है तो कह दें, जितनी मुजम्मत पाकिस्तान के ऑनरेबल और सीनियर जजेस ने की है, जिन्होंने इसका वो बनना है, चीफ जस्टिस बनना है, जो बात आमिर कह रहे हैं, जो खोसा साहब के अल्फाज हैं उससे ज्यादा सख्त अल्फाज उनके हैं, अजमत शेख साहब के, ये साहब के हैं, अब उनके एजाज साहब के हैं कि अगर 20 करोड़ के पूरे मुल्क में एक बंदा आपको मिला है जिसने चेयरमैन नैब बना है, तो उन्होंने कहा इस दुकान को बंद ही कर दें। दूसरे लफ्जों में ये कहा इसको बंद कर दें और करप्शन को लीगलाइज कर दें। मुझे कुछ कहने की, और ये अल्फाज हैं उनके, उन्होंने कहा है वहां जस्टिस अजमत ने कि ये बंदा शेमलेसली शर्मनाक हद तक करप्शन का दिफा करता है। ये जस्टिस अजमत शेख के अल्फाज हैं इनके बारे में। मैं क्या आइंदा आने वाली नस्लों में भी बच्चों को ये कहा जाएगा कि ये इनके दादा वो थे जिनका इस फैसले में रिकॉर्ड के ऊपर ये नाम, जैसे नवाज शरीफ साहब की तकरीर इस वक्त हम दिखा नहीं सकते, जो उन्होंने जाके वहां पे कहा, फरूक लगारी के बारे में कहा था वहां पे की थी चोटी में कि ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे, तो इसी तरह ये उनकी ये तकरीर है, कल दिखा देंगे, चल रही है हर जगह पे, जो उन्होंने जाके कहा था कि अंग्रेजों के कुत्ते ये नहलाते थे। तो कल को इसी जजमेंट से ये चीजें निकाल के इनके बच्चों को भी दिखाई जाएंगी, आने वाली नस्लों को भी, कि अपने दादा हजूर फलाने के हजूर के बारे में जरा पढ़ लें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। एक चीज बता दूं, कानूनी तौर पर चेक करनी पड़ेगी, अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इनको कर दिया बरतरफ, तो मुझे नहीं पता जो पार्क्स प्रिविलेजेस ये जैली जो वो ले रहे हैं, सारे केसेस जो इन्होंने लोगों का शक है कि मशकूक अंदाज में बंद किए, वो भी खुलने चाहिए। और कह रहा हूं कि जो आपको पार्क्स प्रिविलेजेस मिल रहे होते हैं ना, पेंशन वगैरह दीगर चीजें चेक करना पड़ेगा कानूनी। अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आपको बरतरफ करती तो मेरा ख्याल चीजें नहीं मिलती। कोई समझदार आदमी इनको अगर बता दिया ना कि हजूर वो जो आप जेली फार्म पे 4000 रुपए एफिडेविट करते हैं, अगर यहां से आपको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने निकाल दिया तो वो भी आपको बेनिफिट जाएगा, इस्तीफा करके पतली गली से निकल जाए। बहरहाल ये अभी बात देखनी पड़ेगी। चलें जी, खत पे हैं जरा, ये बड़ा मजे का खत है सर मेरे पास आमिर साहब। ये वो खत है जो हुकूमत पाकिस्तान ने अपने बैरून मुल्क सफारतकारों को भेजा है। इस खत में उन्होंने कहा जनाब कि आपने शरीफ खानदान पे, वजीर आजम और उनकी फैमिली, ये लिखे हुए हैं, ये जो पनामा स्कैंडल आया है इसका अपने बैरून मुल्क वहां मीडिया में दिफा कैसे करना है। सो पाकिस्तान के 170-80 जितने भी इनके सफारतखान है, कमर्शियल काउंसिल या जो भी हैं, उनके जिम्मे ड्यूटी लग गई है कि नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों का आपने मीडिया में आपने दिफा करना है, उनको बताना है ये अपोजिशन हमारा मीडिया ट्रायल कर रही है। ये बैरून मुल्क की मीडिया को बताया जाएगा कि पाकिस्तानी अपोजिशन हमारा मीडिया ट्रायल कर रही है, हमारे साथ ज्यादती कर रही है और हम बड़े अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए बैरून मुल्क का मीडिया हमारे बारे में शक न करे। मतलब उन्हें पता नहीं है बैरून मुल्क के मीडिया को कि पनामा गेट जो है पूरी दुनिया इस्तीफे दे गई है, पूरी दुनिया में तहकीकात, उनको भेजा गया है जी हम पनामा में बेकसूर, हमारा नाम वैसे आगे। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने बैरून मुल्क अपने सफारतकारों के जरिए इन्होंने बैरूनी दुनिया को आके एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा एक अहम पॉइंट है, मतलब 8 पॉइंट में से एक पॉइंट जो है वापस है
मैं आपको बताता हूं कि कैसे इन्होंने एक पॉइंट बैरून मुल्क मीडिया को सेल करने की कोशिश की है कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में ना रहे तो खुदा ना खास्ता कैसे आसमान गिर पड़ेगा। तो वापस मैं आपको बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, वो अहम पॉइंट क्या है वो तो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि सिंधी वडेरे लियाकत जतोई के बाद 24 साल पहले अपना आखिरी इलेक्शन जीतने वाले गुलाम मुस्तफा खर साहब को पीटीआई में शामिल कर लिया गया। क्या पीटीआई अपने हाई मोरल ग्राउंड्स को तेजी से लूज करती चली आ रही? ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। पीटीआई खासतौर पर इमरान खान साहब से मुतालिक बात करेंगे, लेकिन क्लासेस साहब एक अहम खत का एक अहम पॉइंट अब हमारे साथ शेयर करेंगे। बाकी तो छोड़ दें, उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे कितना कुछ पाकिस्तान को हमने पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क बना दिया, वो तो तफसील उन्होंने लिख दिया सारी, जो पूरी दुनिया को बेचेंगे। आखिरी पॉइंट बड़ा अहम है, 8 पॉइंट भेजे गए हैं यहाँ से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि पनामा गेट पे आपने हमारा दिफा कैसे करना है। 8वें पॉइंट में उन्हें पता था जिस बात पे दुनिया ब्लैकमेल हो सकती है, वो ये फरमाते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब की क्यादत में पाकिस्तान में जो वॉर ऑन टेरर है ना जनाब, इट्स कमिंग टू अ लॉजिकल एंड। ये उन्होंने कहा है कि दुनिया को बताएं कि अगर नवाज शरीफ साहब अगर हट गए ना तो फिर पाकिस्तान में लॉजिकल एंड इसका नहीं हो सकेगा, और फिर खुदा ना खास्ता ये जो वॉर ऑन टेरर है ये खत्म। ये 190 के तहत जो इस बेंच को, स्पेशल बेंच को इख्तियारात है ना, वो पंजाब गवर्नमेंट को ओवर रूल कर सकते हैं, वो मना कर सकते हैं कि जनाब ये तफ्तीश अभी हो रही है, ये ना करें, वो कर सकते हैं। इनको अंदाजा नहीं है कितने इख्तियारात उनके पास आ गए। मैं ये बता रहा हूँ जो खत भेजा गया है उसमें उन्होंने जहाँ पे ये पूरी फैमिली का दिफा करना है बैरून मुल्क, हमारे सफारत कानून है पनामा गेट पे, मेन पॉइंट उसमें ये बताया कि पुल बन रहे हैं यहाँ पे वो कहते हैं कि ब्रिजेस बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, यहाँ पे बड़ी तरक्की हो रही है। और ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कैसे नीचे गई हुई है, रेमिटेंसेस कैसे नीचे गई हुई हैं, हमारे कर्जे कितने ऊपर गए हुए, ये दुनिया को नहीं बताना। हमने ये बताना है कि पुल बनाए, हमने यहाँ पे सड़कें बना ली हैं, चीजें बन गई हैं। आखिर पे अगर वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब ना रहे तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी, दुनिया का अमन खतरे में पड़ जाएगा, दुनिया का अमन खतरे में पड़ जाएगा। नवाज शरीफ साहब जो है वॉर एंड टेरर को लीड कर रहे हैं, दुनिया का अमन खतरे में, क्योंकि यहाँ की जुडिशरी असर्ट कर रही है, या बड़ा जुल्म हो मीडिया अदारे थोड़े सा ना अपनी इंडिपेंडेंस सही है। क्या खूब स्ट्रेटेजी अपनाई गई है। अब इमरान खान से मुतालिक बात करते हैं। इमरान खान साहब शायद समझ गए हैं कि इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। सियासत में आले अखलाकी म्यार के ऊपर बात करते हैं। लियाकत जतोई साहब के बाद गुलाम मुस्तफा खर साहब को पीटीआई में लेना, क्या समझते हैं अब ये बात करने काबिल रह जाएंगे? मतलब इमरान खान साहब को दाद देनी चाहिए। मेरा भी जाती तौर पर उन्हें एक मशवरा है, छोड़ें सारी, मतलब जरदारी साहब की हम एक बात की तारीफ करेंगे, वो अच्छा बनने की, ईमानदार बनने की, वो ड्रामे करने की कोशिश नहीं करते। वो हाई मॉरल ग्राउंड का अल्फाज यूज नहीं करते। वो अपनी गुफ्तगू में, तकरीरों में हाई मॉरल ग्राउंड का नहीं कहेंगे, दुनिया भर की मिसालें नहीं देंगे, या वो बैठ के कोई आपको ऑनेस्ट आपको कहने जैसा है जहां है कि बुनियाद पे यासिफ अली जरदारी साहब हैं, ये पैकेज है, ज्वाइन करना है करें, नहीं तो उधर चले जाएं, ये यासिफ अली जरदारी साहब, फेयर इनफ, कोई पूरा पैकेज है, पता है। इमरान खान साहब अब अपने आप को डिसीव कर रहे हैं। यही काम भुट्टो साहब ने किया था 1970 में, उन्होंने पीपल्स पावर के जरिए वो रेवोल्यूशन लेके आए। तो 1970 का इलेक्शन जीते, कौन लोग थे उसमें? उनके जे रहीम साहब थे, खुर्शीद मीर साहब थे, ये मुबशिर हसन साहब थे, इसी तरह के लोग थे ना जिनको उसको जानते, कोई खंबे को उन्होंने दिया, जीत गए। और वही भुट्टो साहब ने क्या किया, जो इलेक्शन जीत के अगला इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने अब 76 से पहले तमाम फ्यूडल पार्टी में ले आए। वही भुट्टो साहब फांसी लगे, वही फ्यूडल अगले दिन उसकी शूरा में बैठे हुए थे जनरल जिया की। इमरान खान साहब के जो हमदर्द है ना साउथ से, मेरे वहां पे पहले शाह महमूद कुरैशी ने इनका बेड़ा गर्क करवाया। अब मेरा ख्याल है आजकल मशवरा इनको जहांगीर तरीन और मेरे इंतहाई करीबी दोस्त जिनकी बड़ी मैं इज्जत करता हूं, इसहाक हकमानी साहब, इनको डुबवाने पे वो तुल गए हैं। आखिरी दफा मुस्तफा खर इलेक्शन साउथ के सारे फैसले करने के वो खकवानी साहब है, वही खकवानी साहब और तरीन साहब मिलकर कह रहे हैं वो इमरान खान साहब को डुबोएंगे कि 80 साल का एक बुजुर्ग आदमी, वैसे उनको भी थोड़ा सा होना चाहिए कि अल्लाह अल्लाह करें, आपने बड़े जुल्म किए इलाके के लोगों पे, आपने किसानों को मारा है, नौकरों पर ये उल्टा करके तशद्दुद करने में ये जूतों से फ्रॉम द साउथ, हमारा साथ वाला इनका इलाका है, इन मुस्तफा खर साहब का, इनके जुल्म की दास्तान है अपने घरेलू मुलाजमीन को। ये तो बकायदा इनके पास हंटर होते थे, तेल लगा के ये तशद्दुद करते थे अपने मुलाजमीन पे। इमरान खान साहब आज उनको वहां पे बिठा के रहे हैं, 5 साल ये गेम वार्डन रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब के, पता नहीं होगा लोगों को, 2008 से 2013 गेम वार्डन थे, कुत्तों के शिकार, उसके बाद भेड़ियों के शिकार, फलां शिकार, वहां पे माल बनाया है, चीजें की हैं। और इनके जो अपोनेंट जिनके अगेंस्ट ये गए हैं, वो मोहसिन ये कुरैशी साहब, मुजफ्फरगढ़ का ऑनरेबल आदमी, ही वॉज अ वेरी गुड मैन, पार्लियामेंटेरियन से, वो पीपल्स पार्टी में उन पर बड़ा दबाव था, उन्होंने उस वक्त पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा, पेट्रियाट में शामिल नहीं हुए थे। आज उनको बच्चों को भी इन्होंने डिसीव किया है, जिन्होंने इनको हराया हुआ है, ये मुस्तफा खर को। तो जो फ्यूडल सरायकी इलाकों से, सिंधी इलाकों से हारते जाते हैं, उनको वहां पे ये शाह महमूद कुरैशी साहब हूं, वो वहां पे आपके आजकल मेरे दोस्त इसहाक हकमानी साहब, पूरा सियासी पॉलिटिकल वेस्ट
उठा के वो पीटीआई में ला रहे और हैं। इमरान खान साहब को थोड़ा सा टाइमिंग के मसाइल हैं इनको ये नहीं पता कि इस वक्त कौन सा इशू चल रहा है, आपको क्या आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। इन्होंने अपना जो स्टांस लिया वो इखलाकी लिया हुआ है, जीरो। हम इखलाकियात में जो ये पैनल के ऊपर जो बात करते हैं कि जनाब इखलाकी तकाजा, और इखलाकी तकाजा ये है कि कल परसों वो लियाकत जतोई को साथ बिठाया हुआ था, तो सारे पाकिस्तान का कचरा जो ना सियासी इकट्ठा किए जा रहे हैं, इकट्ठे किए जा रहे हैं। मगर क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके जो फ्यूडल और इंडस्ट्रियल के जो लॉबी उनके इर्द गिर्द रखी हुई है, शाहमूद कुरैशी साहब हो या जहांगीर तरीन, वो अपने जैसे ही लोग लाएंगे ना। अच्छा, आम आदमी मोहसिन कुरैशी या उनके बच्चे जो थे, ये आम लोग हैं जिन्होंने जीते हैं इलेक्शन वहां से, जिनको मुजफ्फरगढ़ कोट अद्दू के लोगों ने सर पे बिठाया है। जमशेद दस्ती जैसा भी था, बस ड्राइवर था, कंडक्टर था, वट उसने मेहनत की, लोगों ने उसको सर पे बिठाया। लोग सऊ से इन जालिम फ्यूडल से जान छुड़वा रहे हैं, इनको डंप कर। आखिरी इलेक्शन मुस्तफा कुरैशी मुस्तफा खर जो है ये वहां पे इलेक्शन जीता था 1993 में, जो 1993 में जीता था। इमरान खान साहब आज उसको बनी गाला में बैठ के उसके जरिए पार्टी रिवाइव कर इमरान खान साहब ड्रामे छोड़े कर रहे होंगे। मैं कितना जबरदस्त इमरान खान साहब, सिर्फ 5 जो है ना पार्टियों से मुझे निकाला गया धक्के देके, और ज्यादा नहीं। और जितनी छुरी इन्होंने मारी हुई है, मुस्तफा कुरैशी ने भुट्टो को मारी, सॉरी मुस्तफा खर ने, यार मुस्तफा कुरैशी साहब मुझे पसंद बने, उनका नाम आ जाता है कि जितनी छुरियां इन्होंने वहां पे मारी, अपने मौसनों को मारी है, इसने मुस्तफा खर ने। भुट्टो साहब को फांसी लगवाई, बेनजीर भुट्टो की हुकूमत 1990 में तुड़वा के मुस्तफा जतोई को केयर टेकर में लाए। सो इनकी बड़ी एक लंबी। अच्छा, फिर उसके बाद ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ लंदन में थे, मैं और वहां पे आप तो आईविटनेस थे, खुद भी थे, अरशद शरीफ साहब थे। हम वहां से लंदन से जो फ्लाइट आई थी नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टिंग करने, हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरे, ये शबाला बांध के फिर रहे थे उनके साथ। वैसे गैरत की भी दाद दें वैसे मुस्तफा खार साहब को, आपके मैं डिटेल में नहीं जाता। जो ही एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ साहब को पकड़ा, अरशद शरीफ साहब विटनेस है, उनके पास फुटेज पड़ा होगा, किसी वक्त दिखाएं। जो ही नवाज शरीफ साहब के साथ वहां मैन हैंडलिंग शुरू हुई, वहां FIA के लोग उन्हें, वहां इंटेलिजेंस एजेंसी उन्हें नवाज शरीफ साहब को पकड़ के बाथरूम में बंद किया, वी आर विटनेस। और 2-4 दफे शपे इधर उधर लगने शुरू, तो मुस्तफा कुरैशी साहब मुस्तफा खार साहब जो हैं वो पतली गली से निकल गए, भाग के नजर ही नहीं है। आज उसके बाद गेम वार्डन ला के बैठे थे। 12 की दाद इमरान खान साहब को कि उनसे जरदारी साहब मुझे बेहतर लगते हैं, वो ईमानदारी का, मॉरल ग्राउंड का ढोंग नहीं रचाते, जैसे हैं वो वैसे। मॉरल ग्राउंड की आपने बात की, आसिफ अली जरदारी साहब ने आज मर्दान में जलसा किया। लंदन फ्लड स्कैंडल में मुलविस हैं आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा और उनके हस्बैंड भी हैं, तो वहां पे उनको स्टेज पे अपने खड़ा करके आवाम को क्या मैसेज दिया? वो साहब ने जो कहा है ना कि वो कोई अपना वो जानबूझ के आसमा आलमगीर और जिन इस तरह के तमाम लोग जिन पे इल्जामात हैं वो जान के लेफ्ट राइट रखते हैं, वो बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि जनाब आप मुझे ही समझते हैं कि मैं ही सबसे करप्ट आदमी हूँ, सारे ही ऐसे हैं। और वो जान के ढूंढ के लेके आते हैं पुराने दोस्त भी जो ऐसे हैं, शर्जील मेमन्स ऑफ द वर्ल्ड, डॉक्टर आसिम के, और भी कोई पुराना रह जाए जो कि नायबजुदा हो, केसेस के अंदर हो, वो ढूंढ के लेफ्ट राइट रखते हैं। वो बताना ये चाहते हैं कि आप मुझे अकेले को कहते हो, मैं अकेला नहीं, सारे ही ऐसे हैं। आज मैं एक इतला भी दे दूं कि वो नैब के अंदर उनका केस वो लग रहा है, वो समझ रहे छूट जाएंगे, कल बताएंगे पुरानी चीजें। आज मैंने जरदारी साहब को ट्वीट किया तस्वीर के साथ, जरदारी साहब हमारे साथ जो 4 इसने फ्लाइट इसने कहे इतने का अगर ढूंढ निकाले दूंगा, तो हमने वो ढूंढ निकाले थे जो इसने $25 लाख का कमीशन खा के खरीदे थे। आप मेहरबानी करवाएं, आप 4 फ्लैट हमें ले दें, 2 हम आपको दे दें एज ए डील के तौर पर, 2 हमें दे दें, 2 जरदारी साहब रख ले, हमारे 4 फ्लैट ले दें इनसे जरा। हमारे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने टाइम को पहुंचता, अपना बहुत सा खुदा हाफिज़।